कक्षा बीए तृतीय वर्ष, विषय हिंदी साहित्य, प्रथम प्रश्न पत्र, प्रकरण। आज का जो प्रकरण है, आज का जो बिंदु है, आज का हमारा जो चर्चा का विषय है वो है महाकवि निराला का व्यक्तित्व, कृतित्व। एवं यदि समय रहेगा तो उनकी पहली कविता है जागो फिर एक बार। कविता की सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो पहले हम जो आज का बिंदु है, महाकवि निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये इनका पूरा नाम है। और छायावाद के प्रमुख कवि हैं ये। इनका नाम भी निराला है तो इनका व्यक्तित्व और कृतित्व ही निराला है, या इनका काम भी निराला है। तो हम आज छायावाद के जो दूसरे प्रमुख स्तंभ है, जो भृत्यत्रयी है, उसमें पहले जो कवि है जयशंकर प्रसाद, उसको हम पढ़ चुके हैं। अब दूसरा जो प्रमुख कवि है या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, उनका पहले हम व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में प्रस्तुत वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये युगांतकारी कवि हैं, एक बहुत ही महाकवि है, महान हस्ती है। इनका व्यक्तित्व बहुत ही निराला रहा है। इनके जीवन से जुड़ी कई संस्मरण हैं। इनका एक पद्य में प्रस्तुत करता हूँ। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। धिक जीवन जो सहता आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए किया शोध। दुख जीवन की व्यथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो इनके जीवन में दुखों का उतार चढ़ाव आते रहे हैं। इनकी पत्नी का निधन हो गया था, साथ साथ में इनकी पुत्री है सरोज, उसका भी असामयिक निधन हो जाने के कारण ये बिल्कुल टूट गए थे। खैर, तो जिस काम के लिए इन्होंने प्रयास किया था, उसके लिए इनको बहुत कुछ खोना पड़ा है। तो हम निराला जी का जो व्यक्तित्व और कृतित्व है, तो इनका जन्म 1896 ईस्वी में हुआ था और देहावसान 1961 ईस्वी में हुआ था। तो अब हम इनका व्यक्तित्व कृतित्व की जानकारी लेते हैं। छायावादी कवियों में सबसे विलक्षण प्रतिभा के धनी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1896 ईस्वी में हुआ था। निराला जी ऐसे युगांतकारी कवि हैं जिनकी कविता में तत्कालीन समाज में जी रहे मानव वह स्वयं निराला भी है कि पीड़ा, परवस्था, परतंत्रता के प्रति तीव्र आक्रोश की, अन्याय और असमानता के प्रति गहरे विद्रोह एवं विपरीत तथा विषम जीवन स्थितियों के प्रति संघर्ष करने की गूंज सुनाई देती है। यद्यपि उन्होंने कविता के स्थान पर उपन्यास, कहानी, आलोचना आदि विधाओं में भी लिखा, किंतु मूल रूप से निराला कवि हैं जो जीवन के यथार्थ का चित्रण पूरी कल्पनाशीलता से करते हैं। बांग्ला, अंग्रेजी, संस्कृत तथा हिंदी पर उनका असाधारण अधिकार था। इन भाषाओं के ये अच्छे जानकार थे। वे अभिव्यक्ति के लिए नए काव्य रूप खोजते हैं। नए क्या है, काव्य रूप की तलाश करते हैं। भाषा को नई अभिव्यक्ति
भंगिमाएं प्रदान करते हैं तथा जीवन परिवर्तन का माध्यम काव्य को बनाते हैं। इनकी जो काव्य कृतियाँ हैं वो अनामिका, परिमल, गीतका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, अपरा, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीतगुंज तथा सांध्य काकली है। उनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं। निराला जी की समस्त रचनाओं को निराला ग्रंथावली के 8 खंडों में प्रकाशित कर दिया गया है। उन्हें अपने जीवन काल में यथोचित सम्मान नहीं मिल सका। इस उपेक्षा का तीखा एहसास उन्हें हो गया था, इसलिए उनके व्यक्तित्व में असामान्यता भी आ गई थी। किंतु उनका काव्य निश्चय ही कालजयी है। तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, शेर सिंह का आत्मसमर्पण आदि उनकी कथात्मक कविताओं को प्रबंध काव्य की कोटि में रखा जा सकता है, किंतु उनकी प्रबंधात्मकता अत्यंत सूक्ष्म एवं परंपरा से हटकर है। यानी इनके काव्य के अंदर हमें नवीनता देखने को मिलती है। तुलसीदास तथा राम की शक्ति पूजा कविताओं की प्रबंधात्मकता में जो सूक्ष्मता और सघनता है वह हिंदी की बहुत कम कविताओं में है, या हिंदी की बहुत कम कविताओं में देखने को मिलती है। उनकी कविता बहुआयामी है, उसमें ओजस्वी भावों की ज्वालामुखी का विस्फोट है तो नारी के अलौकिक और दिव्य सौंदर्य का चित्रण है, प्रकृति के मनोहारी दृश्यों का आकलन है तो जीवन परिवर्तन के लिए व्याकुल भावनाएं हैं। दर्शन की गहनता है तो साधारण जन के कष्टों का साधारण भाषा में वर्णन है। समासंत पदावली में उदात्त भावों की प्रौढ़ अभिव्यक्ति है तो बोलचाल की सामान्य भाषा में तीखी व्यंग है। जैसे उनकी तोड़ती पत्थर कविता है। तुलसीदास तथा राम की शक्ति पूजा काव्य उनके गहन चिंतन, अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता एवं प्रौढ़ता तथा जटिल भावाभिव्यक्ति का परिचय देते हैं। तो कुकुरमुत्ता, बैतोड़ती पत्थर आदि कविताओं में निराला जी पूंजीवादी व्यवस्था पर तीखा प्रहार करते हैं। सरोज स्मृति कविता में वे नितांत निजी व्यथा को सार्वजनिक व्यथा में परिणत कर देते हैं। यह वैविध छायावाद के अन्य किसी कवि में नहीं है। इसलिए निराला को आधुनिक युग का सबसे युगांतकारी कवि माना जाता है। अब इनकी हमारे पाठ्यक्रम में 2 संकलित रचनाएं हैं, जिसमें एक है जागो फिर एक बार। छायावादी काव्यधारा के क्रांतिकारी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अनेक उद्बोधन तथा प्रियाण गीत लिखे हैं। जागो फिर एक बार श्रृंखला में उन्होंने 6 गीत लिखे हैं। इन सभी गीतों में निराला ने देश की मनीषा, युवा शक्ति को जगने का या जगाने का आह्वान किया है, कहीं प्रकृति दृश्यों के माध्यम से तो कहीं ऐतिहासिक घटनाओं के माध्यम से। यहाँ इस श्रृंखला का प्रथम गीत संकलित है, जिसमें उन्होंने प्रकृति की उपादानों के माध्यम से जागरण की प्रेरणा दी है। और दूसरी इनकी जो धीर कविता है राम की शक्ति पूजा, निराला की ही नहीं हिंदी की एक कालजयी रचना है, जिसमें उन्होंने राम रावण के संदर्भ में राम के जीवन संघर्ष को रूपायित करते हुए असत पर सद की विजय का प्रत्याख्यान किया है। यहाँ इस लंबी कविता का अंतिम अंश संकलित है, जिसमें राम की द्वंद्व और उसकी विजय का प्रभावशाली चित्रण किया गया है। अब हम इनकी जो कविता है जागो फिर एक बार, उसका थोड़ा सा हम कथ्य, उसकी थीम है, उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी करेंगे, फिर हम विषय पर लौट आएंगे। जागो फिर एक बार। जागो फिर एक बार,
जागो फिर एक बार के प्रथम जो गीत है उसकी हम सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। और जागो फिर एक बार निराला की एक जो निराला का काव्य संग्रह है परिमल नामक काव्य है, इससे ये कविता उद्धृत है, ली गई है। तो इसका पहला पद हम पढ़ते हैं जागो फिर एक बार का। जागो फिर एक बार प्यारे जगाते हुए, हारे सब तारे तुम्हें, अरुण पंख तरुण किरण खड़ी खोलती है द्वार। जागो फिर एक बार आंखें अलियों सी किसी मधु की गलियों में फंसी, बंद कर पांखें पी रही है मधु मौन, या सोई कमल कोरकों में बंद हो रहा गुंजार। जागो फिर एक बार। तो बहुत अच्छी कविता है ये। तो हम व्याख्या के जो 4 सोपान होते हैं उसके आधार पर प्रस्तुत पद्यांश की सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो नंबर 1 संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित निराला द्वारा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा विरचित परिमल नामक काव्य में संकलित जागो फिर एक बार कविता का पहला गीत है, या पहला गीत से उद्धृत है, अवतरित है। निराला छायावादी काव्य के प्रमुख कवि है और इनके अंदर देशभक्ति, राष्ट्र भावना या जागृति का संदेश ये अपनी रचनाओं के माध्यम से या प्रस्तुत जागो फिर एक बार कविता के माध्यम से देते हैं। तो ये इसका संदर्भ हो गया। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत कविता निराला के परिमल काव्य संग्रह से संकलित है। यह कविता देश प्रेम, राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन एवं हिंदी नवजागरण से संबंधित है। इसमें कवि ने प्रकृति चित्रण के माध्यम से देशवासियों को जागरणशील बने रहने का संदेश दिया है। अब हम इसका तीसरा सोपान भावार्थ देखते हैं। कवि निराला देशवासियों को लक्ष्य कर कहते हैं कि हे प्रियजनों, हे सज्जनों, एक बार फिर जाग जाओ। प्रातःकाल हो गया है, तुम्हें जगाते हुए इस समय सारे तारे हार गए हैं, अर्थात अस्त हो गए हैं। अब प्रातःकालीन सूर्य की लाल लाल एवं नवीनतम किरणें द्वार पर खड़ी होकर तुम्हारा दरवाज़ा खोल रही है, इसलिए तुम एक बार फिर जाग जाओ। तुम्हारी अलसाई हुई एवं निद्रामग्न आँखें भंवरों की तरह किस मधुर पराग रूपी गलियों में फंस गई है। वे भंवरे अपने पंखों को बंद कर चुपचाप पुष्प पराग का पान कर रहे हैं, या कमल के कुंडमलों में सोए हुए हैं, क्योंकि इन भंवरों का गुंजार अब बंद हो गया है, उनमें जागृति नहीं आते। तुम एक बार जाग जाओ। कवि का आशय यह है कि सारे संसार में नव जागरण का प्रचार प्रसार हो रहा है, ज्ञान चेतना का सूर्योदय हो गया है, परंतु भारत के लोग अभी तक सो रहे हैं। पराधीनता के कारण यहाँ नव जागृति भावना उतनी तीव्र गति से नहीं फैल रही है, उनमें निराशा, प्रमाद, आत्म चेतना नहीं है, जबकि सारा संसार और सारी प्रकृति नव जागरण से आलोकित है, प्रकाशित है। अतः भारतवासियों को भी जागरूक होकर अपने देश का उद्धार करना चाहिए। तो ये इसका भावार्थ है। अब हम इसका चौथा जो सोपान है, इसका कलात्मक या इसका काव्य सौंदर्य, साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में या यह कविता पराधीनता काल की रचना है, जब देश पराधीन था। इस कारण कवि ने प्रकृति चित्रण का रूपक उपस्थित कर देशवासियों को जागृति एवं आधुनिक चेतना के प्रसार का संदेश दिया है। और प्रस्तुत पद में सूर्य की किरणों को द्वार पर दस्तक देने वाली तथा अलसाई आँखों को भ्रमर की तरह निद्रा रूपी मधु से मस्त रहने वाली बताया गया है। और प्रस्तुत पद्यांश में रूपक, काव्यलिंग, अलंकार का प्रयोग हुआ है। तत्सम शब्दावली तथा मुक्त छंद की गति अति प्रशस्त है, देखने योग्य है। और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। दूसरा पद, अस्ताचल ढले
अस्ताचल ढले रवि शशि छवि विभावरी में चित्रित हुई है, देख यामिनी गंधा जगी। एकटक चकोर कोर दर्शन प्रिय, आशाओं भरी मौन भाषा भव भावमयी। घेर रहा चंद्र को चाव से, निशी भार व्याकुल कुल। खुले फूले झुके हुए, आया कलियों में मधुर मधुर यौवन उभार, जागो फिर एक बार। अब हम 4 सोपानों के आधार पर प्रस्तुत पद्यांश की सप्रश्न व्याख्याएं करते हैं। नंबर 1 संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित निराला द्वारा विरचित जागो फिर एक बार कविता से उद्धृत है, या इसका दूसरा पद है। अब हम प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में या पद्यावतरण में सूर्यास्त का प्राकृतिक वर्णन करते हुए रात्रि एवं सूर्य उदय का चित्रण किया गया है। भारतीय समाज को नवजागरण का संदेश देना इसका प्रधान प्रतिपाद्य है, मूल उद्देश्य है इस पद का। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। कवि उद्बोधन रूप में कहता है कि दिन की समाप्ति पर सूर्य अस्ताचल की ओर ढलने लगा तथा संध्या काल के बाद रात्रि में चंद्रमा की निर्मल शुभ्र छवि आकाश में निखरने लगी और चांदनी की श्वेत छटा से धरती भी चित्रित हो गई। ऐसे मनोरम वातावरण में रजनीगंधा जाग गई, अर्थात वह खिलने लगी। चकोर रात्रि में अपनी प्रियतमा से बिछुड़ गया। जैसे ही रात होती है तो चकवा और चकवी आपस में बिछुड़ जाते हैं, इसलिए चकोरी ओट में बैठी हुई एकटक होकर अपनी प्रियतम चकोर को निहारने लगी। वह रात भर विरह के बाद प्रातःकाल मधुर मिलन की आशा से भावपूर्ण मौन भाषा में कुछ सोचने विचारने लगी। उधर चकोर भी चंद्रमा को बड़े चाव से देखने लगा, अर्थात चकोर चंद्रमा की किरणों का भक्षण करता है। इस जनश्रुति के अनुसार वह चंद्रमा को लालसा पूर्वक देखने लगा। साथ ही वह ये सोचने लगा कि कब चंद्रमा अस्त हो और कब दिन हो, ताकि प्रियतमा से उसका मिलन हो सके। रात्रि में शीत और पालिश के भार से कुछ मुरझाए हुए और कुछ खिले हुए सारे फूल नीचे की ओर झुक गए। अरुणोदय होते ही कलियां खिलने लगी, उनमें माधुर्य का संचार होने लगा। वह दृश्य ऐसा प्रतीत होने लगा मानो नव यौवनाओं की तरह कलियों में भी यौवन का संचार होने लगा हो। उन कलियों का हृदय सौंदर्य के मद से प्रफुल्लित होने लगा। इस प्रकार समय सदा गतिशील रहता है, अतः हमें भी जागृत रहकर विकास पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। कवि का आशय यह है कि सूर्यास्त के बाद रात्रि आती है तथा प्रकृति भी कुछ काल के लिए मानो सो जाती है, परंतु फिर उसमें शीघ्र ही नव चेतना का संचार हो जाता है और रात्रि के व्यतीत होते ही सभी कलियों का विकास होने लगता है। इस प्रकार रात्रि के अंधकार रूपी निराशा का अंत होकर प्रातःकालीन प्रकाश रूपी आशा का संचार हो जाता है। इससे संपूर्ण प्रकृति में चेतनता आ जाती है। इस प्राकृतिक दृश्य से हमारे देशवासियों को नव जागरण की प्रेरणा लेनी चाहिए और समाज को प्रगति पथ पर बढ़ना चाहिए। तो ये इसका भावार्थ है। और चौथा सोपान, इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में सूर्यास्त एवं सूर्योदय का प्राकृतिक परिवेश परिवर्तित होता रहता है। इससे प्रकृति में नवजागरण की चेतना का संचार होता है। कवि ने यहाँ यही संदेश व्यक्त किया है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने चकोर पक्षी के संबंध में पूरा कथन की सुंदर व्यंजना की है। रात्रि में चक्रवाक युगल का बिछड़ना तथा चकोर का चंद्र किरणों का भक्षण करना व्यंजित हुआ है। और प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास, रूपक, समासोक्ति, मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग सुंदर रूप में हुआ है। और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अगला तीसरा पद देखते हैं। प्यू रव पपैये प्रिय बोल रहे, सेज पर ब्रह बदगदा वधू, याद कर बीती बातें रातें मन मिलन की, मूंद रही पलकें चारू, नयन जल ढल गए, लघुतर कर व्यथा भार, जागो फिर एक बार। अब हम 4 सोपानों के आधार पर प्रस्तुत पद्यांश की सप्रश्न व्याख्याएं करेंगे। तो नंबर 1 संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित
निराला द्वारा वृचित परिमल संग्रह में संकलित जागो फिर एक बार कविता के प्रथम भाग का तीसरा पद से उद्धृत है, अवतरित है या लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने रात्रि की मादकता का स्मरण रूप में चित्रण कर जागृति का संदेश दिया है। अब इसका भावार्थ देखते हैं। कवि कहता है, या प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है कि पपीए पीऊ पीऊ का मन भावन शब्द बोल रहे हैं। उस रब को सुनकर बरह पीड़िता नायिका अपने सेज पर पड़ी हुई बीती बातें याद कर रही है, स्मरण कर रही है और व्यथित मन से प्रियतम से मिलन की रातों का स्मरण कर अपनी सुंदर पलकें मूंद रही है। प्रियतम की मधुर स्मृति के कारण उसके नेत्रों से अश्रुजल ढल गया है, जिससे वह अपनी विरह वेदना के भार को कुछ कम कर पा रही है। समय गतिशील है, इसलिए अब जागृत रहना चाहिए। आज यह है कि विरह व्यथा से पीड़ित नायिका रात भर सो नहीं पाती है। वह बार बार प्रियतम के साथ पिछले मिलन की यादें याद करती रहती है तथा अश्रु बहाती रहती है। इस प्रकार उसका हृदय निराशा व्यथा से आक्रांत रहता है। परंतु सूर्य उदय होने पर उसके हृदय की व्यथाओं का भार कुछ कम हो जाता है। मिलन की मधुर आशा के कारण जागृत रहना उसके लिए श्रेयस्कर रहता है। ये इसका भावार्थ है। अब इसका कलात्मक सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में छायावादी काव्य शैली के अनुसार लाक्षणिकता एवं अप्रस्तुत विधान का सुंदर समावेश प्रस्तुत पद्यांश में हुआ है। और प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास स्वाभोक्ति अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली से सरल सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। और जागो फिर एक बार का चौथा पद्यांश हम पढ़ते हैं, चौथा पद पढ़ते हैं। से हृदय समीर जैसे पहुँचो प्रिय नयन नीर सहन शिथिल बाहें भर स्वप्निल आवेश में आतुर बसन मुक्त कर दो। सब सुप्ति सुखोन्माद हो छूट छूट अलस फैल जाने दो। पीठ पर कल्पना से कोमल ऋजु कुटिल प्रसार कामी केश गुच्छ तन मन थक जाए। मृदु सुरभि सी समीर में बुद्धि बुद्धि में मैं हो लीन। मन मन में जी जी में एक अनुभव बहता रहे। उभय आत्माओं में कब से मैं रही पुकार जागो फिर एक बार। अब हम 4 सोपानों के आधार पर पद्यांश की सप्रसंग व्याख्याएँ करेंगे। नंबर 1 संदर्भ। शुद्ध पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा विरचित परिमल जो काव्य संग्रह है उसमें संकलित जागो फिर एक बार का प्रथम भाग का चौथा पद्यांश से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने प्रकृति पर मानवीय व्यापारों का आरोप करके आलस्य को त्याग कर जागरण का संदेश दिया है। अब इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि निराला पवन पर सहृदय प्रियतम का आरोप करते हुए कहते हैं कि अरे पवन, हे वायु, तुम सहृदयता दिखाते हुए विरह विदग्धा नायिका के अश्रु कणों को पोंछ लो। शयन में पड़ी उसकी शीतल बाहों को स्वप्निल आवेश में भर दो और प्रियतम से मधुर मिलन या समागम के लिए उत्सुक उसके बक्स स्थल से वस्त्र को हटा दो। उसका नींद लेना सब तरह से सुखमय और उन्मादकारी हो। उस विरह विदग्धा नायिका के कुछ सीधे, कुछ घुंघराले एवं नीचे की ओर फेरने वाले केस, कुछ वाल जो कि कल्पना से भी कोमल है, उन्हें पीठ पर अच्छी तरह से फैल जाने दो, बिखर जाने दो। प्रातःकालीन प्रवेश की ओर संकेत करते हुए कवि कहता है कि अब सुगंधित हवा का सर्वत्र मंद मंद प्रसार होने लगा है वातावरण में। रात भर के स्वप्निल आवेश से विरह वेदना और तथा अलसता से नायिका का सारा शरीर थका हुआ है, थक गई है। कोमल कल्पनाओं से मन घिरा हुआ है। अतः मिलन के मधुर क्षणों में सुगंधित हवा के प्रसार के साथ प्रियजनों के तन मन थक भले ही जाएं, परंतु वे आपस में एकदम लीन हो जाएं। उनकी बुद्धि बुद्धि में, मन एक दूसरे के मन में और हृदय एक दूसरे के हृदय में लीन हो जाएं।
एक दूसरे से मिल जाएं। इस तरह उषा काल होने पर रात्रि के स्वप्निल आवेश की मधुर अनुभूतियाँ दोनों प्रेमी हृदयों में प्रभावित होती रहें, उन दोनों की आत्माओं का मिलन हो जाए। प्रकृति रूपी नायिका मानो कह रही है कि अब प्रातःकाल हो गया है, मैं कब से तुम्हें पुकार रही हूँ, तुम अब फिर जाग जाओ, अब यह जागरण का समय आ गया है। तो ये इसका भावार्थ है। अब हम इसका काव्य सौंदर्य या साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में प्रकृति पर नायिका का आरोप किया गया है। परस्पर स्नेह, सद्भाव एवं जागृति की भावना व्यक्त हुई है और प्रस्तुत पद्यांश में रूपक, समासोक्ति, वीप्सा अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। भावयुक्ति मधुर कोमल है, कवि की भावुकता, कल्पनाशीलता का समावेश देखने योग्य है और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज सरल और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अब जागो फिर एक बार का अंतिम जो पद है 5वां, उसको हम पढ़ते हैं। 5वां जो पद है वो व्याख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, छात्राएं ध्यान दें। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है निराला के जागो फिर एक बार कविता से। उगे अरुणाचल में रवि, आई भारती रति कवि कंठ में, क्षण क्षण में परिवर्तित होते रहे प्रकृति पद, गया दिन आई रात, गई रात खुला दिन, ऐसे ही संसार के बीते दिन पक्ष मास वर्ष कितने ही हजार, जागो फिर एक बार। अब हम व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर प्रस्तुत पद्यांश की सप्रश्न व्याख्याएं करेंगे। तो नंबर 1, इसका हम संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता जो कि BA तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित है, उसमें सम्मिलित या संकलित छायावाद के आधार स्तंभ या प्रमुख कवि निराला द्वारा विरचित परिमल नामक जो काव्य संग्रह है उसमें संकलित जागो फिर एक बार भाग प्रथम नामक कविता का अंतिम पद है, उससे उद्धृत है। तो ये इसका संदर्भ हो गया। अब हम प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में निराला एक सजग रचनाकार हैं। उनकी यह कविता पराधीनता के समय में लिखी गई है। कवि प्रकृति का रूपक उपस्थित करके जनता को जागृत करने का प्रयास कर रहा है। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रकृति का सुंदर चित्र खींचते हुए कह रहे हैं कि उषा काल होने पर, सूर्योदय होने पर, प्रातःकालीन सूर्य का उदय हुआ है, उससे संपूर्ण वातावरण सुंदर बन गया है। इससे प्रसन्न होकर कवि के कंठ में कविता में ही सरस्वती मधुर स्नेहल भावों अर्थात नव जागृति का संदेश दे रही है। सूर्य का अस्त होना, रात होना, फिर सूर्य उदय होना प्रकृति का परिवर्तित एवं गतिशील क्रम निरंतर चलता रहता है। प्रकृति रूपी नायिका के बस पल पल में बदलते रहते हैं। दिन के पश्चात रात आती है और रात के उपरांत दिन होता है। इस तरह गतिमान प्रकृति के अनुरूप संसार के कई हजार वर्ष, कई पक्ष, मास, दिन व्यतीत हो गए हैं, फिर भी सृष्टि का क्रम अनवरत लगातार चल रहा है। इसलिए देशवासियों तुम सावधान होकर जाग जाओ। यहाँ कवि किंग कर्तव्य मूढ़ एवं निराशा से युक्त देशवासियों को संबोधित करते हुए कह रहा है कि देश को पराधीन हुए काफ़ी समय हो चुका है। अब निराशा के बादल छटने चाहिए, क्योंकि समय सदैव एक जैसा नहीं रहता है। देश की प्रगति के लिए नवीन चेतना का होना आवश्यक है। दिन रात और सूर्य उदय सूर्य अस्त की तरह देश के पतन उत्थान का क्रम चलता रहता है। देशवासियों पराधीनता से निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जागृत होकर देश का एवं अपना कल्याण करो। जागृति प्रगतिशील समाज के लिए नितांत आवश्यक है। तो ये इसका भावार्थ हो गया। अब हम
इसमें विशेष देखते हैं, विस्तृत पद्यांश में कवि ने भारतीयों को जागृति का संदेश दिया है और प्रकृति का यथार्थ रूप में वर्णन किया गया है। भाषा भावानुकूल एवं तत्सम शब्दावली से युक्त है। आज इतना ही। कल हम अगले वीडियो में निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा नामक कविता है, उसकी सैंपल व्याख्याएं करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।